आज हम लोग करेंगे एक चर वाले द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 3 है। तो ये पार्ट 3 है, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से शुरू करेंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 के पहले जितने भी प्रॉब्लम्स थे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 2, ये दोनों हो चुका है। आज जो हम लोग कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 1.1 का ये पार्ट 3 है और ये एक्सरसाइज आज यहीं ख़त्म होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 4 से, जिसमें कि कुछ विवरण दिए गए हैं। इन विवरणों को पढ़ करके इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण में इनको बदलना है, यानी द्विघात समीकरण में इस विवरण को यानी इस प्रॉब्लम को द्विघात समीकरण में बदलकर दिखाना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि किसी भी विवरण को पढ़कर, किसी भी समस्याओं को पढ़कर उसको द्विघात समीकरण में बदलना। तो हम लोग अभी सीख रहे हैं द्विघात समीकरण बनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर द्विघात समीकरण से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर जिनको द्विघात समीकरण बनाने नहीं आता है वो आगे के एक्सरसाइज में वो जो द्विघात समीकरण बनाना और फिर उनको सॉल्व करना उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए चलिए पहले द्विघात समीकरण बनाना सीखते हैं, उसके बाद इसके बाद वाला एक्सरसाइज में हम लोग उसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपया में कोई घड़ी विक्रय किया। वह जितने रुपया में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो ये क्रय विक्रय मूल्य यानी लाभ हानि का ये सवाल है। तो लाभ हानि का सवाल अगर आता है, लाभ हानि यानी क्रय विक्रय मूल्य का बात जब आता है तो हम लोग का कुछ फार्मूला होता है। जो फार्मूला थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, बेसिक चीज़ जानना जरूरी है। अगर बेसिक चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं तो ये सब सवाल बनाना, उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना बहुत ही कठिन हो जाएगा। तो थोड़ा बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं। लाभ का जब बात आता है तो लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ आता है। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब हम लोग करते हैं तो लाभ निकलता है। हानि कब निकलता है, हानि कब होता है, जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है और विक्रय मूल्य कम होता है, तो उस केस में हानि निकालते हैं क्रय मूल्य में से। क्रय मूल्य यानी खरीद दाम से विक्रय मूल्य को हम लोग माइनस कर लेते हैं। विक्रय मूल्य को मूल्य को माइनस करते हैं तो निकलता है लाभ और हानि। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम लोग को पता ही है, जिस दाम पर हम लोग खरीदते हैं, और विक्रय मूल्य जिस दाम पर हम लोग बेचते हैं। तो खरीदने और बेचने में लाभ और हानि होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, हम लोग को प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि कैसे निकाला जाता है उसको जानना पड़ेगा। तो प्रतिशत लाभ यहाँ जितना जरूरत है हम उतना ही बता रहे हैं, इसमें और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन सिर्फ अभी हम इस मैथ में जो जरूरत है उसको लिख रहे हैं। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है जो कुल लाभ हम कितना लिए, कुल लाभ बटे में होता है क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य, और इनटू होता है इनका 100% से इनटू करते हैं, यानी 100 से इनटू करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो प्रतिशत लाभ होता है कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, और प्रतिशत हानि ठीक ऐसा ही होगा, वहां पर हानि हो जाएगा। तो प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि होगा कुल हानि कितने रुपये का हुआ ऊपर में लिखेंगे, कुल हानि बटा में क्रय मूल्य क्या है यानी खरीद दाम। हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि पता चलता है। तो ये दो फॉर्मूला है जिसमें हमको ये जरूरत पड़ेगा, प्रतिशत लाभ निकालने का बात आएगा और लाभ निकालने का बात आएगा। यानी ये दो फॉर्मूला अभी हमको जरूरत पड़ेगा। लाभ निकालना होगा तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो लाभ पता चलेगा, और प्रतिशत लाभ निकालना होगा तो कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100 करेंगे तो प्रतिशत लाभ आएगा। तो ये दो फॉर्मूला का अभी जरूरत पड़ेगा, इसको ख्याल रखेंगे। अभी जब मैथ हम लोग करेंगे तो इसका जरूरत आएगा। तो यहाँ पर जो सवाल है, तो पहले बोला गया है कि कोई घड़ी विक्रेता 336 रुपया में विक्रय करता है, यानी हमको ये पता है, विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य उसका दिया हुआ है कि 336 रुपया में वो बेचता है। 336 रुपया बेचने पर उसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा नहीं बताया हुआ। जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ। तो घड़ी कितने में खरीदा था ये पता नहीं है, हम उसको मान लेंगे। तो सिर्फ एक चीज दिया है विक्रय मूल्य,
तो हमारा अगला स्टेप होगा मानकर चलना, माना कि घड़ी का क्रय मूल्य ₹100 है, हम मान लिए। अगर ₹100 घड़ी का क्रय मूल्य है और 336 रुपये में बेचता है तो लाभ कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से लाभ निकाल लेंगे। देयरफॉर लाभ हो जाएगा, इसलिए इसका लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य 336 रुपया माइनस क्रय मूल्य ₹X, ये इतना का लाभ हुआ। अब आते हैं समस्या में, वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ का भी बात करता है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग प्रतिशत लाभ भी थोड़ा निकाल लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद कंपेयर करेंगे, जो जो बात आ रहा है हम उसी काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकलेगा, कुल लाभ, फॉर्मूला यही था, कुल लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, ये जो आता है प्रतिशत में आता है। तो कुल लाभ कितना है, कुल लाभ हुआ है 336 रुपया माइनस x, और बटा में क्रय मूल्य कितना माने हैं x रुपया, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा प्रतिशत लाभ। अब समस्या को पढ़ते हैं, वह जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उसे घड़ी में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ है। तो घड़ी वो जितना में खरीदा था, अगर 100 रुपये में खरीदा था, इसका मतलब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कितना रुपये में खरीदा था, लेकिन कंडीशन के अनुसार से जितने रुपये में घड़ी खरीदा था उतना ही रुपया उसको प्रतिशत का लाभ हुआ है। अगर 10 रुपये में खरीदा है तो 10% का लाभ हुआ है। अगर वो 50 रुपये में खरीदा है, इसका मतलब वो 50% का लाभ हुआ है। कहने का मतलब ये है तो 100 रुपये में खरीदा था तो जितना रुपये में खरीदा था उतना ही प्रतिशत लाभ होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। कहने का मतलब तो यही, जितना प्रतिशत लाभ हुआ वो घड़ी का क्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रश्नानुसार आएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे तो x के इक्वल ये होना चाहिए। कंडीशन के अनुसार तो यही बोला, जितना रुपये में खरीदा था उसे घड़ी विक्रय में उतना ही प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ हम निकाल लिए हैं। अगर 10 रुपये में खरीदा था तो 10% का लाभ है ये, अगर 50 में खरीदा है तो 50% का लाभ है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और बराबर करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा, और इक्वेशन मिल जाएगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे। तो प्रश्नानुसार में आते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटीक्यू लिखेंगे या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा, ये जो क्रय मूल्य था यहाँ पर और ये जो प्रतिशत लाभ है दोनों इक्वल होगा, 336 माइनस x बटा में x गुने 100, यही था। अब इसको थोड़ा सॉल्व करके छोटा फॉर्म ला देंगे, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ पहले ये 100 ऊपर में तो 100 का मल्टीप्लाई है, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x² और इक्वल टू के बाद है 1 का मल्टीप्लाई, इधर 100 का मल्टीप्लाई, 100 का कर देते हैं तो 336 में करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 100 में करेंगे x का तो 100x आ जाएगा, और सबको इक्वल टू के पहले ला देंगे तो x² माइनस 100x आकर प्लस 100x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 33,600, ये हो जाएगा इक्वल टू के बाद 0। ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। यानी यही हमारा सवाल जो है खत्म होगा, क्योंकि हमको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना था, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दिए। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को, कोई भी जो विवरण दिया है, कोई भी समस्या दिया है, हम लोग उसको आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, हमको बेसिक चीज़ जानना होगा। बेसिक चीज़ मैंने जिस तरह का सवाल आएगा उसके बारे में डिटेल जानकारी होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लाभ और हानि की बात आया, तो लाभ हानि से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये 6 का 5, नदी के धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होने पर रतन नाविक को धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद पुनः उसी प्रारंभिक जगह पर वापस आने में 10 घंटा समय लगा। यानी रतन को पूरा 10 घंटा का समय लगा है। एक नाविक को ले गया है 21 किलोमीटर और फिर वापस पुनः उसी जगह पर आया है, और उसमें टोटल उसको समय लगा है 10 घंटा। अगर ये नाविक इधर देखिए ए से बी तक जाता है और बी से फिर वापस ए तक आता है, और इसका बीच का जो दूरी है धारा के अनुकूल 21 किलोमीटर जाने के बाद, यानी 21 किलोमीटर गया है और फिर वापस 21 किलोमीटर आया है, और जाने और आने का जो कुल समय है 10 घंटा है। दिया क्या गया है, नदी के धारा का वेग दिया गया है।
अब इस तरह का सवाल नदी का धारा से, जो धारा से संबंधित जो सवाल होता है उसमें नदी का धारा का जो वेग होता है, धारा जो बहता है उसका अपना तो वेग होता ही है, लेकिन जो नाविक जो बोट को चलाएगा बोट का भी एक अपना वेग होगा। तो धारा के जब जिधर धारा बहता है और बोट उसी तरफ अगर नाविक चलाता है तो उस समय जो नाव का वेग होता है वो नाव के वेग से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको धारा बहा कर लेकर चला जाता है। लेकिन इसका विपरीत अगर सोचे, अगर धारा जिधर बह रहा है उसके उल्टा दिशा में नाविक अगर नाव को लेकर आता है तो नाव का जो स्पीड होता है, वेग होता है, जो बोट का स्पीड होता है, जिस स्पीड से वो चलना चाहिए उससे कम स्पीड से चलता है, क्योंकि उस समय धारा जो है उसको उल्टा दिशा में बहा देता है कुछ। तो उसमें दोनों का काम करता है, नाव का वेग भी उसमें शामिल रहता है और धारा का वेग भी उसमें शामिल होता है। यानी इस तरह का सवाल जब बनाते हैं तो दो चीज़ पता होना चाहिए, धारा किस स्पीड से बढ़ रहा है और नाव का वेग क्या है। तो धारा का वेग तो पता है लेकिन नाव का वेग नहीं पता है, तो नाव का वेग को हमको यहाँ पर मानकर तब आगे बढ़ना पड़ेगा। माना कि स्थिर जल में या शांत जल लिख सकते हैं, स्थिर जल में नाव का वेग, क्योंकि नाव का अपना एक स्पीड होता है, तो नाव का वेग जो होगा हम उसको मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव का वेग को हम मान लेंगे। अब ये इस नाव का जो वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा, जब अगर धारा ऐसे, धारा जो है इधर बह रहा है, नाव अगर उसी दिशा में जाएगा तो उस समय नाव का वेग जो है, जो अपना वेग है उससे बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि धारा भी इसको बहा कर ले जाएगा। तो उस केस में हम लोग निकालते हैं धारा के अनुकूल नाव का वेग। पहले नाव का वेग, एक्चुअल वेग जानना पड़ेगा, तो निकालेंगे नाव, धारा के अनुकूल नाव का वेग, धारा के अनुकूल नाव का वेग। उस समय क्या होगा, जो नाव का जो अपना वेग है x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का जो वेग है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें प्लस हो जाएगा और ये एक्चुअल में अभी नाव का वेग होगा x + 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब धारा जिधर बह रहा है उधर नाव चलेगा तब, और उल्टा अगर चलेगा तो उस समय नाव का वेग क्या होगा, तो उसको बोलते हैं धारा के अनुकूल, धारा के प्रतिकूल नाव का वेग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये जो नाव का वेग था 2 किलोमीटर x किलोमीटर, उसमें से 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगा। ये पहले इतना करना होगा। नाव और धारा का जब भी सवाल आएगा ये दो को मस्ट है, पहले इसको निकालना ही पड़ेगा। अगर इसको पहले नहीं निकालते हैं तो सवाल नहीं बनेगा। तो इसमें धारा का वेग दिया है तो हम नाव का वेग को मान लिए, अगर यहाँ नाव का वेग दिया रहता तो हम यहाँ धारा का वेग मान लेते, दोनों में से कोई एक दिया रहता है। अगर दोनों नहीं दिया होगा तो दोनों मानना पड़ेगा, लेकिन तब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक तो मानना होगा, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग एक चर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें एक वेरिएबल होगा। तो अब आते हैं, जब धारा के अनुकूल जाएगा तो नाव इस स्पीड से जाएगा और धारा के प्रतिकूल जाएगा तो नाव का स्पीड ये होगा। अब ये दोनों केस में वो 21 किलोमीटर गया है और 21 किलोमीटर आया है और उसके बाद उसका दोनों समय लगा है 10 घंटा। तो अब जाने का समय निकालेंगे कितना लगा, आने का समय कितना लगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 10 घंटा का देगा और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो निकालते हैं। धारा के अनुकूल जाने का समय क्या होगा, जाने का समय और आने का समय हम शॉर्ट में लिख देंगे। जाने का समय हम यहाँ दोनों को रखे हैं, ये धारा के अनुकूल वेग है और ये धारा के प्रतिकूल वेग है, दोनों का यूज करेंगे यहाँ पर। इसलिए हम निकाल रहे हैं जाने में लगा समय। पहले जाने का समय निकालते हैं, जाने में लगा समय माने पहले जितना करने के बाद ही निकालेंगे। जाने में लगा समय होगा दूरी बटा वेग। समय निकालने का फॉर्मूला दूरी बटा वेग। दूरी कितना गया है 21 किलोमीटर, 21 और वेग क्या है, जाने का वेग है x + 2 यानी कितना घंटा, ये हो गया दूरी बटा समय। और आने का समय क्या है, तो आने में लगा समय क्या होगा, आने में लगा समय तो आया भी तो 21 किलोमीटर है, दूरी 21 किलोमीटर, लेकिन वेग उसका पहले से कम हो गया है x - 2। तो ये दोनों समय हुआ जाने और आने का समय, और ये दोनों समय को जब जोड़ेंगे तो बराबर 10 घंटा आएगा, क्योंकि सवाल में तो वही बोला है जाने में और आने का जो समय होगा वो इक्वल टू 10 घंटा होगा।
तो अब लिख देंगे प्रश्नानुसार यानी ATQ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी 2/21 में x प्लस 2 प्लस 21 में x माइनस 2, यानी ये जाने का समय ये आने का समय दोनों को जोड़ दिए बराबर क्या देगा, बराबर 10 घंटा देगा। अब ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसको सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें इसको बदल देंगे। बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लसागु निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, एलसीएम करके इन दोनों को जोड़ेंगे। तो इसको कहाँ जोड़े, हम ऊपर में लेकर आ जा रहे हैं, ऊपर में इसको जोड़ दे रहे हैं। तो हमारा है 21 में x प्लस 2 एक तो है और दूसरा है 21 में x माइनस 2 इक्वल टू के बाद है 10। अब इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो x प्लस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम क्या होगा, लसा क्या होगा, दोनों का एलसीएम हो गया, दोनों का एलसीएम करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 एलसीएम होगा और x प्लस 2 से x प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा तो मिलेगा x माइनस 2। x माइनस 2 में 21 से गुना करेंगे तो देगा 21x और 21 गुना 42 हो जाएगा। x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा भाग देने से और बचेगा x प्लस 2 का 21 में गुना करेंगे तो 21x प्लस 42 आएगा, 21 दूनी 42 और इक्वल टू के बाद 10 है। अब यहाँ पर जोड़ घटाव कर लेंगे, प्लस 21x प्लस 21x मिलकर 42x बन जाएगा, माइनस 42 प्लस 42 ये तो कैंसिल हो जा रहा है तो ऊपर में सिर्फ 42x आ रहा है और नीचे में इंटू कर लेंगे। नीचे में जब इंटू करेंगे तो क्या देगा देखिए, x प्लस 2 का गुना है x माइनस 2 का, ये एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर देगा यानी x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर दे देगा। इक्वल टू के बाद 10 है, 10 रहेगा, इसे 10/1 कर लेंगे तो ऊपर में है 42x और नीचे में देगा x का स्क्वायर x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 4 इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहले हम एक्स स्क्वायर वाला कर ले रहे हैं, 10 का करेंगे तो 10x स्क्वायर। हम चाहे तो यहाँ छोटा भी कर सकते हैं, ये दोनों कट सकता है 2 से, तो 2 बचे 10 और 2 से 21 बार भी कट जाएगा तो यहाँ 5 का गुना करना पड़ेगा, तब 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा 20 और इधर करेंगे तो 21x आएगा। अब इसको सजा लेंगे 5x स्क्वायर, ये माइनस आकर प्लस आकर माइनस 20x होगा और माइनस 20x पहले से है इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से इक्वेशन बनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हमारे घर के बगीचे सफाई करने में महीन की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा। वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर देते हैं। तो ये जो सवाल है आदमी और दिन से रिलेटेड सवाल है। इस तरह का सवाल जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है, ये सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं या ये जानना जरूरी है जो अगर यहाँ पर 2 आदमी हैं, अगर 2 आदमी हैं तो प्रत्येक आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है, अकेले अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकता है। तो ये इसमें जो दिया गया है महीन की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा उस काम को करने में, यानी घर के बगीचे की सफाई करने में। तो अब महीन को कितना घंटा का समय लगता है ये पता नहीं है, मजीद को कितना घंटा का समय लगता है ये पता नहीं है, लेकिन हाँ दोनों का कंपेयर दिया हुआ है। जो महीन की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगा और जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो 2 घंटा में समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह का जब भी सवाल आता है तो यहाँ पर घंटा का हिसाब है, तो ये मानना पड़ता है कि महीन उस अकेले काम को कितना घंटा में करेगा और मजीद उस काम को अकेले कितना घंटा में करेगा, ये पहला जरूरी है। अगर ये सवाल दिन में रहता तो पहले ये पता करते कि वो कितने दिन में काम को समाप्त करेगा अकेला अकेला। ये किसी भी इस तरह का जो भी सवाल शुरू होगा हमेशा ये मानना होगा, ये जानना होगा कि वो आदमी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है या कितने घंटा में कर सकता है। तो वहाँ से सवाल शुरू होगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये अपने आप सवाल बन जाएगा। कैसे होगा, तो हमको पहले ये जानना होगा कि महीन उस काम को अकेले कितना घंटा में करता है या मजीद उस काम को अकेले कितना घंटा में करता है। तो किसी एक को मानने से दूसरा का अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 घंटा का अंतर है दोनों का। तो किसको कम समय लग रहा है, मजीद को 3 घंटा कम समय लगा। तो अगर हम मजीद मान लेते हैं कि मजीद उस काम को x घंटा में खत्म कर सकता है तो महीन जो होगा उसको 3 घंटा ज़्यादा लगेगा।
तो यहीं से सवाल शुरू होगा। उसके बाद अगला जो स्टेप है वो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, और वो स्टेप अगर नहीं करेंगे तो सवाल नहीं बनेगा। यानी पहला काम करना है जे वो अकेले उस काम को कितने घंटा में करेगा, और उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, ये दोनों स्टेप कि कोई भी सवाल में हम स्टार्ट जब भी करेंगे तो ऐसे ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारा काम होगा मानना, जो कम है उसी को मानते हैं। माना कि, यानी कौन सा, मजीद। माना कि मजीद उस काम को, यानी बगीचे वाला जो काम है उसका, उस काम को अकेले, दोनों को मिलकर नहीं, उस काम को अकेले x घंटा में समाप्त करता है, यानी x घंटा में पूरा करता है। हम लिख दिए x घंटा में करता है, अकेले उस काम को x घंटा में करता है। तो जब मजीद अकेले उस काम को x घंटा में करता है तो महीन कितना करेगा, महीन को 3 घंटा ज्यादा लगेगा, इसलिए महीन उस काम को अकेले करेगा x + 3 घंटा में। तो दोनों का पता चल गया कि अकेले अकेले अगर दोनों काम करेंगे तो कितना घंटा में करेंगे, ये हम मानकर चल रहे हैं। अब अगला जो स्टेप होगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, अब दोनों का निकालना होगा कि मजीद 1 घंटा में कितना काम करता है और महीन 1 घंटा में कितना काम करता है। तो ये दूसरा स्टेप होगा। तो हम निकालेंगे मजीद का 1 घंटा का काम, मजीद का 1 घंटा का काम, 1 घंटा का काम क्या होगा मजीद का, x घंटा में पूरा काम करता है, पूरा काम मतलब एक कंप्लीट काम करता है, तो एक घंटा में करेगा, 1 में डिवाइड करना पड़ेगा x घंटा से, तो इतना भाग काम करेगा मजीद 1 घंटा में। क्योंकि पूरा काम जब यहाँ इस तरह का सवाल होता है तो पूरा काम को हमेशा 1 माना जाता है, तो 1 में x घंटा से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा इतना भाग। और दूसरा स्टेप होगा महीन का, महीन का 1 घंटा का काम, इसका भी 1 घंटा का काम निकालेंगे, तो इसका भी होगा 1/x + 3 भाग। यानी इस तरह का सवाल जब करेंगे तो ये जो 4 स्टेप है, 1 2 3 4, ये 4 स्टेप पहले करना ही पड़ेगा। अगर ये 4 स्टेप नहीं करते हैं तो फिर आगे सवाल नहीं बनेगा। अब देखेंगे कंडीशन को, वे दोनों मिलकर उस काम को 2 घंटा में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो दोनों का 1 घंटा का काम कितना होगा, 1 घंटा में मजीद इतना कर देगा, 1 घंटा में महीन 1 घंटा में महीन 1/x + 3 भाग काम करेगा। तो दोनों अगर मिलकर काम करें तो दोनों मिल जाएंगे, तो 1 घंटा का दोनों का काम क्या होगा, ये दोनों का प्लस होगा। तो अब निकालते हैं दोनों का 1 घंटा का काम, क्योंकि सिचुएशन है, जो कंडीशन दिया है दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो दोनों को मिलाकर हम काम को करेंगे, तो पहले दोनों का मिलकर 1 घंटा में कितना काम करते हैं, इसलिए निकालेंगे दोनों, यानी दोनों बोलने का मतलब मजीद प्लस महीन, दोनों का 1 घंटा का काम, 1 घंटा का काम होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे 1/x + 1/x + 3, मजीद का 1 घंटा का काम, महीन का 1 घंटा का काम, तो दोनों का 1 घंटा का काम होगा, दोनों का प्लस, यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे तो निकलेगा दोनों का लसर, एलसीएम निकलेगा x × x + 3, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा, ए से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, x + 3 का 1 में इंटू होगा तो x + 3 ही देगा, x + 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x आएगा, x का 1 में इंटू करेंगे तो x ही देगा। अब क्या होगा, उसको थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं, इसका काम खत्म हो गया है, इसको मिटा देते हैं, तो ऊपर में आ गया x + x 2x मिल गया और +3, और नीचे में इंटू करके तोड़ देंगे तो x² + 3x, ये दोनों का 1 घंटा का काम है। अगर दोनों को 2 घंटा काम करा दे तो काम तो खत्म हो जाएगा, इसलिए दोनों का 2 घंटा का काम कर देते हैं, दोनों का 2 घंटा का काम, ये 1 घंटा का काम है, 2 घंटा का काम क्या होगा, 2 से गुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा उसका, 2x + 3 बटा में x² + 3x × 2, और 2 का गुना कहाँ पर हो जाएगा, 2 का गुना ऊपर में हो जाएगा, तो ऊपर में करेंगे तो 4x + 6 और बटा में आएगा x² + 3x,
ये है दोनों का 2 घंटा का काम। अब सोचना है कि सब तो कर दिए, जितना करना था कर दिए, अब इक्वल किसके करेंगे, कौन किसके इक्वल होगा। ये जो 2 घंटा का काम है ये पूरा काम है, कंप्लीट काम है। ये जो काम हुआ है 2 घंटा का ये पूरा काम है, और पूरा काम हमेशा जो होता है वो हमेशा एक होता है, यानी एक के इक्वल होता है। तो प्रश्नानुसार 82 जब करेंगे, प्रश्नानुसार ये जो पूरा काम किया है 2 घंटा में, वो लोग तो पूरा काम कर देते हैं, और 2 घंटा का काम हम यहाँ निकाले हैं, मानी ये 2 घंटा का काम जो है वो पूरा काम समाप्त हो जाता है। पूरा काम समाप्त होता है मानी किसके इक्वल होता है, पूरा काम जब भी समाप्त हो जाएगा तो हमेशा एक कंप्लीट वर्क मतलब 1, यानी ए जो होगा इक्वल टू 1 का होगा। हो गया इक्वेशन। अब इक्वेशन जब हो गया तब अगला काम होता है इसको सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ला लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस 3x देगा, और इधर का करेंगे तो देगा 4x प्लस इक्वल टू के बाद देगा 4x प्लस 6, इक्वल टू के पहले सबको ला देंगे। तो x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x² प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो माइनस देगा, माइनस में x देगा, माइनस 6 देगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तब जाकर हमको पता चलेगा कि महिम अकेले उस काम को कितना घंटा में करता है और मजीद कितना घंटा में करता है। x का जो मान निकलेगा ना वही होगा, लेकिन हमको यहाँ पर सॉल्व अभी नहीं करना है, हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में 7 नंबर। तो ये 7 नंबर सवाल है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई की अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। सबसे पहले बात इसमें हम थोड़ा डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। कारण क्या है, जैसे जैसे हम लोग एक्सरसाइज में आगे बढ़ेंगे इस तरह के ही सवाल आएंगे और उनका समीकरण में बदलना होगा और उसके बाद सॉल्व करके आंसर निकालना होगा। तो अगर इस एक्सरसाइज को अगर हम लोग सही से समझ लेते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, यानी ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर एक्सरसाइज 1.1 का जितना समस्या वाला सवाल है, यानी जितना प्रॉब्लम वाला सवाल है, अगर सबका इक्वेशन बना पाते हैं तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी सम्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको ध्यान से करिए। हम अलग अलग जो सवाल आ रहा है, अलग अलग सवाल का जो टाइप है अलग अलग है, किसको कैसे स्टार्ट करना है हम स्टार्टिंग में उसको सही से बताने का चेष्टा कर रहे हैं। अगर इसको आप समझ जाएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर 2 अंकों की जो संख्या है, 2 अंक वाली संख्या का जब भी बात आएगा ये ख्याल रखिएगा, कहीं भी कोई भी सवाल आ जाए आसानी से कर पाएंगे। 2 अंकों वाली अगर संख्या हो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है। 2 अंक वाली संख्या मतलब यहाँ पर है 2 डिजिट नंबर। इसको हम लोग अगर समझे तो अगर इंग्लिश से मीडियम का कोई होगा तो वो भी समझ सकता है 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट वाले कोई भी नंबर है, 2 अंक वाला अगर कोई संख्या है तो उसका सवाल जब भी होता है तो 2 अंक में दो अंक होता है, एक इकाई होता है एक दहाई होता है, यही तो एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। और ये दोनों अंक को ही लेकर सवाल को बनाना पड़ता है। इकाई मतलब यूनिट प्लेस और दहाई मतलब 10th प्लेस। तो ये 10th प्लेस है। तो इकाई और दहाई का जब बात आएगा तो यानी 2 अंकों का सवाल, जब भी 2 अंकों वाली संख्या का सवाल जब शुरू होगा तो हमारा पहला काम होता है इकाई और दहाई अंक में किसी एक को मानना। अगर दोनों नहीं दिया है तो कोई ना कोई ऐसा कंडीशन दिया होगा कि एक मानेंगे दूसरा पता चल जाएगा। और ये जैसे ही इकाई और दहाई अंक का संख्या को मानेंगे उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो पहले को संख्या को जानना। संख्या क्या है। अगर 2 अंक वाला का इकाई अंक मान लिए, दहाई अंक पता चल गया तो संख्या क्या होगा, ये अगला स्टेप होगा। पहला स्टेप ये इसको मानना और दूसरा स्टेप संख्या को निकालना। और संख्या कैसे निकलता है इसको भी थोड़ा समझ लें। अगर कोई इकाई अंक का संख्या मान लेते हैं 5 है और दहाई अंक का संख्या 7 है तो संख्या क्या होगा। तो संख्या हम लोग ऐसे समझते हैं कि संख्या क्या होगा 75 होगा, लेकिन ये संख्या 75 आया कैसे। तो दहाई अंक वाला जो भी संख्या होता है उसमें पहले 10 से गुना करना पड़ता है और उसके बाद उसमें इकाई अंक जोड़ना पड़ता है, तब जाकर संख्या निकलता है।
तो इसमें यही काम करना पड़ेगा, जब इकाई और दहाई अंक मानेंगे तो दहाई अंक जो भी रहेगा उसमें से 10 में गुना करके इकाई अंक को जोड़ेंगे तब संख्या मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करके देखते हैं ये सवाल हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। पता तो चला कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट करना है दोनों का इकाई और दहाई अंक को पहले जानना है। तो यहाँ पर इकाई और दहाई अंक में क्या दिया है, इकाई अंक दहाई की अंक की अपेक्षा 6 अधिक है, यानी इकाई ज्यादा है, हम मान लेंगे दहाई अंक को। इकाई भी मान सकते हैं लेकिन हम मान ले रहे हैं दहाई अंक। माना कि दहाई अंक अगर इसका यानी 10th प्लेस दहाई अंक x है। जब दहाई अंक x है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो होगा यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, इकाई अंक दहाई की अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो इकाई अंक दहाई अंक अगर x है तो इकाई अंक उससे 6 अधिक होगा, माने 6 उसमें प्लस होगा। तो जैसे ही इकाई और दहाई अंक पता चला, अगला काम होगा मेरा, अगला काम क्या होगा, संख्या निकालना। देयरफॉर संख्या क्या होगा, 2 अंक वाली संख्या क्या होगा तब, यानी ये कौन सा संख्या, 2 अंकों वाली संख्या। संख्या क्या होगा, तो अभी सीखे जो दहाई अंक होगा उसमें 10 का गुना करके इकाई अंक को जोड़ना होगा। तो संख्या हो जाएगा दहाई अंक बने x में 10 का गुना करेंगे, 10 गुने x प्लस इकाई अंक को जोड़ेंगे क्या, x प्लस 6, ये होना चाहिए संख्या। दहाई अंक में 10 का गुना करेंगे और इकाई अंक को उसमें जोड़ देंगे तो मिलेगा संख्या 2 अंकों वाली। तो इसको गुना करके देखिए 10x और यहाँ है प्लस x प्लस 6, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10x प्लस x हो जाएगा 11x प्लस 6, ये हमारा संख्या है। अब आते हैं दूसरा लाइन में। पहला तो हो गया जो इकाई अंक माने दहाई अंक माने इकाई अंक पता चला इस कंडीशन से। अब दूसरा कंडीशन है तथा उसके बाद दोनों अंकों का गुणनफल। दोनों अंक बोलने का मतलब ए और ए, संख्या नहीं, संख्या ये है, दोनों अंकों का गुणनफल यानी x और x प्लस 6 का गुणनफल संख्या से 12 कम है। संख्या ये है, ये संख्या है। तो इसका जब गुणनफल करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो जो होगा इस संख्या से 12 कम होगा। तो कैसे इक्वल करेंगे आप, सेकंड कंडीशन से हमको इक्वेशन बनाना है, तो सेकंड कंडीशन से इक्वल। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटीक्यू, दोनों अंकों का गुणनफल पहले करते हैं। दोनों अंकों का गुणनफल बोला है, हम दोनों अंकों का गुणनफल करते हैं, x इंटू एक्स प्लस 6। ये क्या है, पहला दहाई अंक और ये है इकाई अंक, दोनों का गुना मैंने गुणा रूप लिख दिए, गुणनफल हो गया। और इसका जो तुलना किया गया है संख्या से किया गया। संख्या क्या था, अभी बराबर नहीं लिख रहे, संख्या है 11x प्लस 6, ये हमारा संख्या है। तो ये जो दोनों अंकों का गुणनफल है संख्या से 12 कम है, ये 12 कम है इससे, तो 12 जो कम है, अभी दोनों इक्वल कैसे होंगे, ये 12 कम है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें हम 12 प्लस कर देते हैं तो संख्या के बराबर होगा या नहीं होगा, संख्या के बराबर होगा, क्योंकि ये बोला है दोनों संख्याओं का गुणनफल संख्या ये है, ये देखिए संख्या निकाला हुआ है, संख्या से 12 कम था, तो जो 12 कम था उसमें हम 12 जोड़ दिए, जैसे ही 12 जोड़े संख्या के बराबर आ जाएगा, और ये बराबर हो गया, मानी मेरा काम हो गया, इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बन गया। पर अब यहाँ से आगे सोचेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ला देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्या करना है, x का गुना करेंगे, तो इसमें x का गुना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x देगा, प्लस 12 अलग से है, 12 रहेगा, यहाँ पर है 11x प्लस 6। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 पहले से है, और ये राइट से लेफ्ट आएगा तो साइन चेंज होगा, माइनस 11x होगा, माइनस 6 होगा, और इक्वल टू के बाद क्या बचा, कुछ नहीं, मैंने 0। अब यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस कर लेंगे, एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस 6x माइनस प्लस 6x माइनस 11x, प्लस और माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस में आएगा 5x प्लस 12 माइनस 6,
तो प्लस और माइनस रहता है तो हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। जिसका साइन ज़्यादा होगा उसी का साइन बचेगा, +6 इक्वल टू के बाद 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और ये हमारा आंसर भी होगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तब जाकर हमको संख्या का अंक पता चलेगा, और अंक पता चलेगा तो संख्या भी पता चलेगा। तो ये सब करना है अगले एक्सरसाइज में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसलिए बोल दे रहे हैं क्योंकि इसी तरह का सम्स आएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले इक्वेशन बनाना होगा और उसके बाद उसको सॉल्व करके आंसर भी लाना पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 6 का। 45 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, और इसको पहले सबसे पहले इस तरह का जब बात आएगा तो पहले फिगर में बनाएंगे। तो अगर इस फिगर को बना लेते हैं कि ये आयताकार है, एक खेल का मैदान है, मतलब रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आकार का है तो रेक्टेंगुलर शेप का है। ये आयताकार मैदान है जिसका लंबाई भी पता है, ये 45 मीटर लंबा है और ये 40 मीटर चौड़ा है। हम अंदर लिख रहे हैं 40 मीटर इसका चौड़ाई है और 45 मीटर इसका लंबाई है। ठीक है, अब क्या है, खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है। अब यहाँ से बाहर में आ जाइए और यहाँ पर चारों तरफ से रास्ता बनाया गया है और ये जो रास्ता है चारों तरफ से है और ये चारों तरफ से जो रास्ता है उसका चौड़ाई हर जगह समान है, माने ये पूरा रास्ता है। बीच में खेल का मैदान है, चारों तरफ रास्ता है और एक रास्ता है और क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। किसका क्षेत्रफल का बात किया? ये जो खेल का मैदान का क्षेत्रफल का बात किया या रास्ता का बात क्षेत्रफल का बात किया? लास्ट में रास्ता का बात चल रहा है। बाहर चारों तरफ समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है। तो हर छोटा छोटा जो स्टेटमेंट होता है उसको सही से समझेंगे जो किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये रास्ता का क्षेत्रफल जो है, इसका ये जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल है 450 वर्ग मीटर यानी स्क्वायर मीटर, ये इसका रेस्ट क्षेत्रफल। अब इस सवाल को बनाना है। अगर खेल का मैदान को देखें तो उसका लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, इसको गुना करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई तो रास्ता इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन ये क्षेत्रफल निकाल कर हम करेंगे क्या? लेकिन जो दिया है उससे हम आगे बढ़ेंगे। ये क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो आगे हमको बढ़ना होगा, रास्ता का क्षेत्रफल तक जाना होगा। तो अगर बाहर से रास्ता है तो रास्ता का टोटल लंबाई चौड़ाई ये हमको पता नहीं, ना लंबाई पता है ना चौड़ाई पता है, कुछ नहीं पता है। रास्ता कितना लंबा है यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं पता, रास्ता कितना चौड़ा है ये भी नहीं पता। तो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? रास्ता का क्षेत्रफल मतलब एक पतला पट्टी की तरह है इस तरह से, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? उसका शेप क्या है? अगर एक एक पार्ट को काट देंगे तो ये आयताकार पार्ट हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे तो एक पतला आयत हो जाएगा, यहाँ से काट देंगे एक पतला आयत हो जाएगा। लेकिन इस तरह से काट काट के रास्ता का क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। इस तरह का सवाल को क्या करते हैं, ये जो रास्ता है इसका जो चौड़ाई है हमको नहीं पता, इस चौड़ाई को हम मानेंगे जी x मीटर ये चौड़ा रास्ता है। जैसे ही रास्ता का चौड़ाई मानेंगे, अब देखिए रास्ता का चौड़ाई जैसे ही मानेंगे, यहाँ से रास्ता का लंबा ये पूरा एक बड़ा सा आयत दिखाई देगा। अंदर का हम आयत को छोड़ दिए, अगर पूरा बड़ा सा आयत यानी बाहर जो पूरा रेक्टेंगल है उसका टोटल लंबाई क्या होगा? तो x मीटर इधर बढ़ जाएगा, x मीटर इधर बढ़ जाएगा। तो लंबाई में जो अंदर का लंबाई था 45 मीटर, उसमें 2x मीटर बढ़ जाएगा और बाहर का लंबाई हो जाएगा 45 + 2x मीटर। यानी रास्ता लेकर पूरा आयत का जो लंबाई होगा, रास्ता सहित बाहर से हम देख रहे हैं, पूरा लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 + 2x मीटर होगा। चौड़ाई का केस में भी वही होगा। चौड़ाई देखिए यहाँ भी x मीटर चौड़ाई बढ़ जाएगा और x मीटर चौड़ाई इधर भी बढ़ जाएगा। तो जो चौड़ाई होगा 40 + 2x चौड़ाई होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी हमारे पास दो आयत है, एक अंदर में आयत है उसका एक एरिया निकलेगा, लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे तो एरिया निकलेगा। अब बाहर जो बड़ा सा आयत है, रास्ता सहित जो आयत है उसका लंबाई है 45 + 2x।
और चौड़ाई है 40 प्लस 2x, और ये लंबाई और चौड़ाई का गुना करेंगे तो रास्ता सहित पूरा एरिया निकलेगा। रास्ता सहित पूरा एरिया निकलेगा, और अंदर में जो है आयत उसका एक एरिया जानते हैं, तो पूरे एरिया में से अगर इस एरिया को हम माइनस कर देंगे तो रास्ता का एरिया निकलेगा, और जो रास्ता का एरिया निकलेगा वो होगा 450 वर्ग मीटर के बराबर। यहाँ पर इक्वेशन सेट हो जाए। तो शुरू से कहाँ से करेंगे, हमको पता है लंबाई। सॉल्यूशन शुरू करते हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है, आयत की लंबाई पता है 45 मीटर दिया हुआ है, आयत की चौड़ाई पता है वो भी दिया हुआ है 40 मीटर। तो यानी ये खेल के मैदान, यानी खेल की मैदान की लंबाई, हम यहाँ पर खेल की मैदान लिख सकते हैं। तो खेल की मैदान की लंबाई है 45 मीटर, खेल की मैदान की चौड़ाई है 40 मीटर। तो खेल का मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खेल का मैदान का क्षेत्रफल, हम रास्ता को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ खेल का मैदान का क्षेत्रफल देख रहे हैं। तो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, फॉर्मूला होता है आयत का। तो लंबाई है 45 और चौड़ाई है 40, गुना करेंगे तो कितना देगा 0, 4 25 20, 4 चौके 16 और 2 18, 1800 वर्ग मीटर आएगा खेल का मैदान का क्षेत्रफल, 1800 वर्ग मीटर। ये तो है। अब हम क्या करेंगे, ये लंबाई को मानेंगे, रास्ता का चौड़ाई को मानेंगे। रास्ता की माना कि, मान लेंगे, माना कि रास्ता की चौड़ाई x मीटर, ये हम रास्ता की चौड़ाई जैसे ही मान लेंगे। अब निकालेंगे रास्ता सहित खेल की मैदान की लंबाई, रास्ता सहित खेल की मैदान की चौड़ाई। अगला स्टेप होगा रास्ता सहित खेल की मैदान की लंबाई, खेल की मैदान की लंबाई क्या निकलेगा, ऐसे खेल की मैदान की लंबाई है 45 मीटर, लेकिन अगर रास्ता सहित मापना चाहें तो दोनों साइड से x बढ़ जाएगा, तो 45 प्लस 2x मीटर हम निकाल कर दिखाए थे। और फिर निकालेंगे रास्ता सहित खेल की मैदान की चौड़ाई, क्या होगा, तो हो जाएगा 40 प्लस 2x होगा। कहाँ से 40 प्लस 2x, ये 40 है, इधर x बढ़ जाएगा, इधर x बढ़ जाएगा, तो पूरा चौड़ाई कितना होगा 40 प्लस 2x, ये मीटर। अब अगला स्टेप हमारा होगा इन दोनों का एरिया को निकालना। एरिया निकालेंगे, एरिया कहाँ निकाले, चलिए हम ऊपर आ जाते हैं। एरिया यानी रास्ता सहित खेल की मैदान, खेल का मैदान का एरिया, मतलब सब कुछ रास्ता सहित अभी चल रहा है। रास्ता सहित खेल की मैदान, खेल की मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है कितना, हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 45 प्लस 2x और चौड़ाई है 40 प्लस 2x, दोनों का गुना, ये वर्ग मीटर। अब रास्ता में से जब हम अंदर का ये रास्ता सहित, यानी पूरा रास्ता सहित माने पूरा आयत का क्षेत्रफल में से ये सिर्फ खेल का मैदान को क्षेत्रफल को जैसे ही माइनस करेंगे रास्ता का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देयरफॉर हम निकाल दे रहे हैं रास्ता का क्षेत्रफल। अगला स्टेप होगा रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। रास्ता मतलब अब खेल को मैदान को छोड़ देना है, सिर्फ रास्ता का निकालना है। रास्ता का क्षेत्रफल जब भी निकालना होता है ऐसे ही करना पड़ता है, डायरेक्ट रास्ता का क्षेत्रफल कभी भी नहीं निकलेगा। तो रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा क्षेत्रफल ये है प्लस 2x, में से माइनस कर देंगे, अंदर का क्षेत्रफल कितना आया था 1800 आया था, आयत का क्षेत्रफल 1800 आया था, ये वर्ग मीटर होगा। ये होगा रास्ता का पूरा, ये होगा रास्ता का क्षेत्रफल, ये पूरा रास्ता से मैदान का क्षेत्रफल और ये खेल का मैदान का क्षेत्रफल। जैसे ही माइनस करेंगे इसमें आ जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल, और रास्ता का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार से, तो अब हो जाएगा 83, यानी 45 प्लस 2x 40 प्लस 2x माइनस 1800
इक्वल टू दिया है रास्ता का क्षेत्रफल 450, यहाँ हम लिख कर नोट करके रखे थे रास्ता का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर। अब बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। पहला काम है इक्वेशन तक ही, जो मेहनत करना है इक्वेशन तक ही करना है, उसी में ही सोचना है। उसके बाद जैसे इक्वेशन बन जाएगा अब आगे की तरफ दूसरे तरह से सोचना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। तो पहले इसमें गुना होगा, 45 का दोनों में गुना होगा, तो 45 में 40 का करेंगे तो 1800 आएगा, और 45 में 2x का करेंगे तो 90x देगा, फिर 2x का करेंगे तो 80x देगा, और 2x का इसमें करेंगे तो 4x² देगा, माइनस 1800 इक्वल टू 450। इसको भी इधर डालेंगे और साथ साथ इधर हम प्लस माइनस करते हुए चलेंगे, सजा कर लिखेंगे। पहले हम 4x² को लिख रहे हैं, प्लस 4x² प्लस 18x माइनस 1800 कैंसिल हो गया, 90x प्लस 80x मिलकर हो जाएगा 170x, और ये आएगा माइनस 450 इक्वल टू 0। और इसमें से 2 कॉमन जा रहा है, सब में से 2 कॉमन कर देंगे, जितना छोटा फॉर्म लिख सके लिखेंगे। तो 2x² प्लस हो जाएगा 85x माइनस हो जाएगा 225 इक्वल टू के बाद 0, और 2 ये जाकर 0 में डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो 2x² प्लस 85x माइनस 225 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो आज यहीं पर ये खत्म होता है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्षेत्र से देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक जानकारी है इसमें दिया गया है। यानी मेन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन को फॉर्म करना, इक्वेशन बनाना। अगर इक्वेशन बनाना आ गया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक सॉल्व करना, दो ही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। तो अभी तक हम लोग जो एक्सरसाइज में सीखे हैं सिर्फ हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखे हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पार्ट था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हैं। और ये अगर हम लोग सही ढंग से सीखे हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता जो आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। तो अब अगला एक्सरसाइज जो करेंगे उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। अभी तक हम लोग तो बनाना सीख लिए, और बनाना इसमें जो है सॉल्व करने का हम लोग 90% सीख गए हैं, थोड़ा सा 10% ही, इसके बाद से 10% का कुछ काम बाकी है, उसी को सीखना है। मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लगभग अगर बात करें तो 80% सीख गए, बचा है 20% मान के चलिए, बचा है 20% जो सिर्फ अब इसको सॉल्व करना सिर्फ सीखना है। अगर इसको सॉल्व करना सीख गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। तो ओके, आज के लिए इतना ही बस।